अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है और आज हम बात करेंगे। यकीनन ये गुज़िश्ता कई दिनों से बात चल रही है कि हिंदुस्तान की माशी हालत बहुत ख़राब है और इसमें ये बताया गया है कि -24% तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मगर कॉमन मैन को या आम आदमी को जीडीपी से और माशी इन्हतात से क्या फ़र्क पड़ेगा हिंदुस्तान की इकॉनमी को, ये अक्सर मालूम नहीं होता है। लेकिन इस हफ़्ते मैं इसलिए ये टॉपिक लिया हूँ कि इसमें ये बताने की कोशिश करूँगा मैं कि किस तरह जो गिरावट हो रही है -24% हो या अभी जो आइंदा का जो प्रोजेक्शन किया गया है कि 2021 और 2022 का जो साल रहेगा उसमें भी 9% तक की गिरावट या 9% तक की सुकड़ने की एक बात आई है जो जीडीपी से रिलेटेड है। जीडीपी का 1%, देखिए एक आम आदमी को समझने के लिए ये आसान है कि अगर 1% जीडीपी गिरती है तो इसका मतलब है कि 1 लाख नौजवान जो पढ़ लिख कर कॉलेज से बाहर आ रहे हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर 9% की जो बात आई है या सुकड़ने की जो 9% इकॉनमी सुकड़ने की जो बात है या माशियत जो 9% सुकड़ेगी, उससे ये होने वाला है कि हर महीना 9 लाख बच्चों को एक उमूमन एवरेज के तौर पे उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी या नौकरी के मौके उनके लिए बंद हो जाएंगे। तो अगर ये 12 महीनों का हिसाब डालेंगे तो एक साल में 1 करोड़ नए लोगों की बात, देखिए यहाँ बड़ी बात यह है कि नए लोगों की बात है। जो बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ऑलरेडी अगर हम देखेंगे तो ये 1 करोड़ लोगों के अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो अभी तक जो बात आ रही थी कि 60 लाख वाइट कॉलर जॉब्स अब तक हिंदुस्तान में चले गए हैं। ये जो भी आप कोरोना वायरस की वजह से बोलिए या दिल्ली में बैठी सरकार जो नाकारा तरीक़े से हुकूमत चला रही है उसके वजह से बोलिए कि 60 लाख वाइट कॉलर जॉब गए हैं और तकरीबन 50 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्स की नौकरी चली गई है। तो ये एतबार से अगर देखेंगे तो अब तक ये सुनते थे कि हिंदुस्तान डायबिटीज़ का कैपिटल है या शुगर की मर्ज़ में जो कैपिटल है उसके जो फिगर्स हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा हैं, या अमराज क़ल्ब के जो एलिमेंट्स हैं उसमें भी हम हिंदुस्तान सबसे आगे है। तो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड था इंडिया, उसके बाद हार्ट कैपिटल बना और अब है तो ऐसा लग रहा है कि 17 सितंबर को जिस तरह मनाया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह तो थी लेकिन लोग उसको ये मनाए हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ का कैपिटल बनने जा रहा है, तो उसकी एक सालगिरह के तौर पे वहाँ 17 सितंबर को मनाए हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर देखेंगे तो इस हफ्ते जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि भक्त तो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात आई है कि बिल्ली थैले के बाहर निकल गई इस हफ्ते। आप देखिए कि हिंदुस्तान के नॉर्थ में इतना बड़ा ड्रैगन बैठा हुआ है चाइना की शक्ल में और उसकी दुम जाके मिलती है पाकिस्तान में। तो चाइना और पाकिस्तान जिस तरह हिंदुस्तान को परेशान करके रखा है वो मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते पार्लियामेंट की वजह से राजनाथ सिंह वज़ीर डिफेंस जो हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने बाज़ाब्ता रिकॉर्ड में ये कहा है कि चाइना ने हिंदुस्तान के 38,000 किलोमीटर एरिया पे कब्ज़ा कर लिया है और यही नहीं बल्कि और 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर हिंदुस्तान के चाइना ने अपना हक़ भी जताया है। तो इन सब चीज़ों को देखिए आप, ये सब अपनी जगह ये तो बाहरी मामला थे हिंदुस्तान के, लेकिन दाखिली तौर पे अगर देखेंगे तो जिस तरह हिंदुस्तान को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 6 साल दौर में खोखला किया है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के हो या SC ST BC को तरह लड़ा के है, सो हिंदुस्तान को खोखला करने की कोशिश हुई है। मैं समझता हूँ कि उसी का फ़ायदा उठाते हुए चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान की मदद से चाइना ये काम कर रहा है या चाइना की मदद से पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में ये परेशानी करने की जो साजिश हो रही है उसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक हिंदुस्तान के जो हालात बिगड़ रहे हैं उसके लिए मरकज़ी हुकूमत ज़िम्मेदार है। और ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने कई प्रोग्राम पहले, बल्कि 4-5 हफ्ते पहले के प्रोग्राम में ये कहा था कि हो सकता है कि बहुत मुमकिन है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में या बल्कि सितंबर से लेकर जनवरी तक हिंदुस्तान और चीन के बीच में हो सकता है कि लिमिटेड वॉर की शक्ल में हम
कुछ अगर देख सकते हैं कि दो बड़े ताकतें जब लड़ते हैं तो मुल्क के बड़े बड़े बाइज्जत लोग को है सो उन्हें नुकसान होता है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर हिंदुस्तान और चाइना लड़ते हैं तो यकीनन हिंदुस्तान का ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन चीन का भी नुकसान होगा। तो बेहतर यह है कि इसे जो बात करने की बात है कि किस तरह बात करके ख़त्म कर सकते हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि ख़त्म करने के मूड में ना चाइना है ना हिंदुस्तान है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। दूसरी बात अगर मैं हिंदुस्तान से ही अगर रिलेटेड करूं तो हिंदुस्तान की बात ये करूंगा कि एक फ़िलासफ़र गुज़रे हैं अफलातून के नाम से। उन्होंने कहा है कि क़ानून सबके लिए बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, इसलिए कि क़ानून एक ऐसे मकड़ी के जाल की तरह है जहाँ पे छोटे छोटे कीड़े तो फंस जाते हैं, लेकिन बड़ा जानवर जो होता है वो जाल को फलांग लगाकर या तोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा ही अगर हम देखेंगे तो पुलिस पे एतबार हिंदुस्तानियों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों का, बल्कि ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानियों का एतबार कम होते चले जा रहा है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते अगर देखेंगे तो एक सीनियर IPS ऑफिसर है नागेश्वर राव, M नागेश्वर राव, जो डायरेक्टर रहे हैं CBI के, उन्होंने स्वामी अग्निवेश जो वैदिक स्कॉलर हैं, इतने बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और एक किस्म से हर किस्म की तहरीक को वो आगे लेके चलाए हैं, लेबर यूनियनों में काफ़ी मकबूल हैं वो, उनको उनकी मौत पर उसने कहा कि गुड रिडेंस, मतलब इनके जाने से एक किस्म से राहत मिलने की बात ये कही गई है। तो अगर ऐसी जहनीत रखने वाले ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, यकीनन बहुत सारे लोग हैं हर गवर्नमेंट ओहदे पे, या अब तो इस तरह से आलूदा हो गए हैं जहन सबके कि उसको देखना तक मुश्किल है कि कौन कौन लोग किसके जहन आलूदा हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जबकि लोग अंधाधुंध भरोसा करते हैं कि पुलिस के ऊपर किसी भी मामला होता है तो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि पुलिस जानिबदार होती है। लेकिन अगर ऐसे जहनीत वाले लोग पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए क्या, बल्कि दिल्ली फसादत में भी अगर आप देखेंगे तो जो पुलिस का रोल रहा है उसे भी ये कहा गया है कि ब्लैक स्पॉट ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट। ये अल्फाज बम्बई के मशहूर IPS ऑफिसर रोबेरो जो थे, उन्होंने ये बात कही है। तो आप देखिए कि मैं बात तो यहाँ अग्निवेश से शुरू किया था, लेकिन दिल्ली के फसादात की बात आई है। लेकिन दिल्ली के फसादात पे मैं ज़्यादा रोशनी डालने से पहले मैं यहाँ ये कहूँगा कि आप देखिए कि इस हफ्ते उत्तर प्रदेश ने एक नया क़ानून बनाया है जिसमें ये कहा गया है कि CISF की तरह ये पुलिस डिपार्टमेंट भी बग़ैर किसी सर्च वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। तो अगर ऐसे क़ानून बनाए जाते हैं और वो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है पुलिसिंग के एतबार से, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक इक़दाम हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का, कि जिस तरह वो अब आगे चल के क्या करेंगे। तो ऐसा ही अगर हम देखेंगे तो ये यूनाइटेड उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ये बनाई गई है बग़ैर किसी वारंट के, इन्हें पकड़ के। अभी तो ये बताया जा रहा है कि ये लोग CISF की तौर पे कोर्ट की, एयरपोर्ट्स के, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के, मेट्रोस के, बैंक्स के ये प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन आगे ये इसका कैसा गलत इस्तेमाल होता है ये देखना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स से तकरीबन टैक्स पेयर्स मनी के जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उनके 1800 करोड़ रुपए इस पे खर्च आने वाला है। देखना ये है कि जो पुलिस जिसे मुहाफिज कहा जाता है वो किस तरह अब दहशतगर्द पुलिस बनती है, ये देखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मैं दिल्ली पुलिस की बात करूंगा, दिल्ली के फसादत पे बात करूंगा, इसलिए कि आप देखिए कि इस हफ्ते या बल्कि 3 दिन पहले ही JNU के स्टूडेंट लीडर उमर खालिद को गिरफ़्तार किया गया है। और ऐसी पुलिस, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में चलती है। दिल्ली पुलिस में आप देखिए कि किस तरह होता है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि उमर खालिद के पास से 11 लाख सफ़ात की या 11 लाख सफ़ात पे इनके कॉल डेटा बरामद किया गया है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि एक इंसान दिन में 3000 लफ्ज़ बात करता है। तो एक आदमी 3000 लफ्ज़ बात करता है और एक स्टूडेंट जिसकी
جو 30 سال سے کم عمر رکھنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، چاہے پی ایچ ڈی کا اسکالر بھی رہا تو، اور 3000 الفاظ کو اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ 11 لاکھ صفحات پہ، تو ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو دلی پولیس جو کام کر رہی ہے وہ صرف اور صرف این آر سی، سی اے اے اور این پی آر کے تعلق سے جو بھی لوگ آواز اٹھائے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں لا کے یہاں پھنسانے کی ایک بات ہو رہی ہے۔ تو عمر خالد پہ ایف آئی آر نمبر 51 درج کیا گیا ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر خالد کو پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی طرف سے فنڈنگ ملی تھی۔ تو پاپولر فرنٹ کو بھی ایک قسم سے یہاں پہ جوڑنے کی ایک بات کہی گئی تھی۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے تو دلی فسادات پہ اگر میں بولوں تو 53 لوگوں کی موت ہوئی تھی، جس میں 40 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو ایسے ہی بات میں پھر لے کے آ کے یہ بتایا جانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمر خالد کس طرح لوگوں کو اکسانے میں کام کیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس راج یا پولیس کی سرپرستی میں حکومت چلنے والی ہے۔ تو یہاں پہ اس کا روک لگانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب دیکھیے کہ کنگنا راناوت کو وائی زمرے کی سیکیورٹی دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بمبئی کو پاکستان سے تعبیر کیا ہے، یا بمبئی کا نام بدل کے پاکستان رکھنے کی بات کی ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں گے تو دلی کے چاہے وہ کملیش تیواری ہو یا مشرا ہو یا انوراگ ٹھاکر ہو، ان لوگوں کو بھی وائی سیکیورٹی دی گئی ہے، کیونکہ دلی میں انہوں نے فسادات بھڑکانے کی ایک بھاشن دیا تھا۔ تو ایسا ہی دیکھیں گے تو آپ کس طرح مسلمانوں کو یا عمر خالد کو، چونکہ عمر خالد ہو یا کنہیا کمار ہو یا جگنیش میوانی ہو یا پھر گجرات کے پاٹیدار سماج کے لیڈر ہوں، بہرحال ان کو یہ ہو رہا کہ حکومت، اگرچہ کہ نریندر مودی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اظہار خیال کی آزادی ہے، لیکن اظہار خیال جب کیا جاتا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں لا کے ایک پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ رہی بات اس کی۔ اور اگر عام انسان کی یا عام آدمی کی زبانی میں دیکھیں گے تو پولیس والا ہی آج کے زمانے کا اصل یا بلکہ سب سے بڑا چور اگر کوئی ہے تو وہ پولیس والا ہے۔ تو اس طرح پولیس کے اوپر کالا ضرب لگا ہے، یا بلیک ڈے جسے کہہ رہے ہیں یا بلیک بیج جسے کہہ رہے ہیں۔ بات اس بات کی ہے کہ پولیس اپنی غیر جانبداری کے رول کو نبھانے کے لیے بجائے کسی سیاسی لیڈر کی بات سنتے ہوئے اگر اپنے نام کو اگر خراب کرتی ہے تو پھر ہندوستان میں حالات اور بگڑتے جائیں گے۔ یہ صرف بات دیکھیں، اتر پردیش نے یہ اسپیشل فورس بنایا ہے حکومت نے، لیکن آج یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ ایکٹیو پولیسنگ نہیں، یا ایئرپورٹ کی سیکیورٹی، میٹرو کی سیکیورٹی۔ لیکن جس طرح اتر پردیش میں کاسٹ پالیٹکس کا راج ہے، چیف منسٹر کا تعلق ٹھاکر طبقے سے ہے، اور تھوڑے دن پہلے ہی ایک مشرا کو مار دیا گیا تھا، بلکہ ایک مافیا کے طور پہ بتا کے اسے مار دیا گیا تھا۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ جب اترے گا، ابھی تو ہندو مسلم کا زہر ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اب اگر یہ نیچے اترے گا تو پھر یہاں پہ اس کے بعد بی سی اور ایس سی طبقات کے لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، جس سے کہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر یہاں یہ کہوں گا کہ ہندو مسلم کی بات نہیں ہے، یہاں ہندوستان کو بچانے کی بات ہے۔ تو ہندوستان کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی، ایس ٹی، بی سی، مسلمان کو مل کے کام کرنا ہوگا، تاکہ ایسے فرقہ پرست لوگوں کو ہٹانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح امت شاہ کی پولیس اور یوگی آدتیہ ناتھ کی یا اجے بھسٹ کی پولیس کس طرح غیر جانبدار ہو کے کام کرتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرح پولیس زہر اگل رہی ہے، اگرچہ کہ تلنگانہ میں یہ زہر نہیں ہے، لیکن جو ناگیشور راؤ ہے ان کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے، لیکن اگر ایسی ذہنیت کے حامل پولیس آفیسرز ہیں، ناگیشور راؤ کی ذہنیت کی طرز پہ اگر لوگ کام کریں گے تلنگانہ میں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک بہت حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو بہتر انداز میں صحیح ڈسپلن کے ساتھ، اگر سچے پکے اچھے مسلمان بن کے ہم اگر کردار سے بھی مسلمان بن کے لوگوں کو بتائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کتنی بھی جانبداری برتے، پولیس کو غیر جانبداری کے راستے پہ آنا ضرور پڑے گا۔ لیکن ہم یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ میں اگر سدھار پیدا کریں گے تو یہ بہتر رہے گا۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اس ہفتے کے پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی فکر نظر پروگرام میں۔ خدا حافظ۔